सुबह तिया का घर। सुबह सुबह पानी मुंह पे फेंके जाने के साथ तिया की नींद खुली। उसके ऊपर पानी डालने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन लिप्सा थी। चलो उठ महारानी, सारा काम कौन करेगा? लिप्सा चिल्लाई। ये रोज का था। तिया देखने में बेशक दुबली पतली थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। भगवान ने उसे इतना मासूम और प्यारा चेहरा दिया था कि कोई भी उसे देखकर अपने होश खो बैठता था। लेकिन तिया के चेहरे की तरह उसकी किस्मत खूबसूरत नहीं थी। कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का अव्यांश, जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी, वो उसे छोड़ चुका था क्योंकि वो उसे खुद को हाथ नहीं लगाने देती थी। और उसके 52 वर्षीय पिता, जिनसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उन्होंने पिछली रात ही तिया की सौतेली माँ और सौतेली बहन की बातों में आके उसे बेरहमी से पीटा था। तिया ने खुद की हालत देखी। उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे, शरीर पर मारने के निशान थे। अपनी सौतेली माँ और बहन से तो वो पहले ही नफरत करती थी, लेकिन आज अपने पिता से भी हो गई। उसकी सौतेली माँ इदिया बहुत शातिर औरत थी। वो हमेशा तिया के पापा हृदय के सामने तिया के साथ प्यार से पेश आती थी। लिप्सा भी एक आदर्श बड़ी बेटी और प्यार करने वाली बहन होने का ढोंग करती थी। हृदय घर में ज़्यादा नहीं रहते थे। वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। वो एसके कंपनी के ओनर के मैनेजर थे। तिया को हमेशा लगता था कि पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, पर कल रात वो भ्रम भी टूट गया। उसके पापा ने उस पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं पूछा कि वो लड़का जो पकड़ा गया था, क्या वो सच में उसका बॉयफ्रेंड था भी या नहीं। बस लिप्सा का रोना धोना सुनकर ही उसे पीटना शुरू कर दिया। और सच ये था कि वो लड़का तिया का नहीं बल्कि लिप्सा का बॉयफ्रेंड था। गुस्से में चिल्लाते हुए हृदय ने कहा, तूने एक बार भी मेरी इज्जत की नहीं सोची। आज तूने साबित कर दिया है कि तू मेरी नाजायज़ औलाद है। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी हर ज़रूरत को पूरा किया और उसका यह सिला दिया तूने मुझे। एहसान फरामोश। बचपन से ही तिया अपनी सौतीली माँ और बहन का जुल्म सह रही थी, लेकिन उसे लगता था कि उसके पापा उस पर बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आज उन्होंने भी साबित कर दिया था कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो वो बस उनकी एक गलती है जिसका बोझ वो आज तक ढो रहे हैं। इस छोटी उम्र में तिया को आज ज़िंदगी के 2 सबसे बड़े धोखे मिले थे। पहला, जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। और दूसरा, उसके पापा ने आज कह दिया था कि वो उनके लिए बस एक बोझ है। ये सारी बातें तिया के दिल और दिमाग में घूम रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तिया को देख के लिप्सा बोली, अब अगर और मार नहीं खानी है तो ये रोना धोना बंद करो और सीधे काम पर लग जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, तिया रोते हुए बोली। तभी अंदर आते हुए उसकी सौतेली माँ ने कहा, लगता है रात की मार से पेट नहीं भरा, और मार खानी है क्या? तिया रोने लगी तो लिप्सा ने उसके बाल पकड़ लिए और बोली, अगर पापा को कुछ भी बताया ना तो तुझे घर से निकलवा दूंगी। बड़ी आई मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाली। सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दिया? तू है ही इस लायक। चल अब ज़्यादा नाटक मत कर और सीधे काम पर लग जा, वरना पापा से अगली शिकायत ये करूँगी कि तूने मुझ पे हाथ उठाया। खुद को संभालते हुए तिया बोली, मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ। दर्द में करारती हुई तिया किसी तरह से बिस्तर से निकली और बाथरूम से फ्रेश होकर सीधा किचन में चली गई। उसके पापा सुबह सुबह ही एक ऑफिस टूर पर शहर से बाहर जा चुके थे। तिया को अब कुछ दिन अकेले ही इस माँ बेटी के साथ रहना था, इसीलिए वो कहे वही करने में भलाई थी। तिया के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। घर का सारा काम करके भूखी वो अपने कमरे में आ गई। उसे खाना बनाने की इजाज़त थी, खाने की नहीं। अकेले अपने कमरे में बैठी तिया रोते हुए बोली, मम्मा आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई?
मुझे क्यों अपने साथ नहीं ले गई? मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं उनकी नाजायज़ औलाद हूँ ना। वो दोनों भी मुझे बहुत मारते पीटते हैं। वो मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। वो तीनों बहुत बुरे हैं। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं एक दिन बहुत रिच बनूँगी, फिर दिखाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये कहकर तिया एक बार फिर रोने लगी। तिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर में उसको ये लोग जीने नहीं देंगे और कॉलेज में सहाना राय उसका इंतज़ार कर रही होगी। सहाना राय तिया के कॉलेज की एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी और बहुत अमीर भी। तिया को छोड़ के अव्यांश अब सहाना के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। जब उसने सहाना का प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया था तब पूरे कॉलेज के सामने सहाना ने तिया का मजाक उड़ाया था। उसे बहुत बेइज्जत किया था। सब लोग तिया पर हंसने लगे थे। तिया को अपने लिए आवाज़ उठानी नहीं आती थी। वो सिर्फ चुप करके सब दुख सहना जानती थी। उसके भोलेपन का कोई भी फ़ायदा उठा सकता था, और क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन उसे पैसे नहीं देते थे, वो कॉलेज के कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा चलाती थी। पैसों की कमी की वजह से उसने 1 साल गैप भी लिया था। वो जैसे तैसे करके अपने कॉलेज की फ़ीस भरकर पढ़ाई कर रही थी। वो सेकेंड ईयर आर्ट्स की स्टूडेंट थी और क्योंकि वो टॉपर थी इसीलिए उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। कुछ दिन बाद एक रात नाइट क्लब बार में लिप्सा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उस नाइट क्लब में कुछ बिगड़े हुए अमीरजादे लड़के भी थे जो नशे में धुत थे। उनकी नज़र लिप्सा पर पड़ी। वो जो छोटे कपड़े पहने नशे में झूम रही थी, वो उसे बुरी नज़र से देखने लगे। जब लिप्सा बाथरूम की तरफ जाने लगी तो वो लड़के भी उसके पीछे पीछे गए और उन्होंने लिप्सा को पकड़ लिया। जैसे कि उन लड़कों ने उसे पकड़ा, उसका सारा नशा उतर गया। एक लड़का बोला, हे बेबी कम ऑन लेट्स एंजॉय। तो दूसरा लड़का बोला, आज की रात हसीन बनाते हैं बेबी, हमारे साथ चलो। वो सभी नशे में धुत थे। लिप्सा गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ लेट्स मी गो, मुझे जाने दो। तीसरा लड़का बोला, ऐसे कैसे जाने दे बेबी, कम ऑन यार, यू आर सो ब्यूटीफुल, एंजॉय। तो लिप्सा खुद को बचाने के लिए अचानक से बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो बहुत खूबसूरत है, वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, तुम उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो लड़का लिप्सा को गंदी नज़रों से देखते हुए बोला, ऐसा क्या, ज़रा देखो तो सही। लिप्सा ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और तिया की फ़ोटो उन लड़कों को दिखाते हुए बोली, ये मेरी बहन है, बहुत खूबसूरत है ना। सब लड़के तिया की फ़ोटो देखने लगे। तिया की फ़ोटो देख के उनकी नीयत ख़राब हो गई। वो बोले, ठीक है, तुम्हारी बहन कहाँ है? लिप्सा घबराते हुए बोली, वो तो घर पे है, उसे बुलाना पड़ेगा। तो दूसरा लड़का लिप्सा को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो बुला, किसने मना किया है? लिप्सा ने अपनी आंखों में तिया के लिए हवस देख ली थी। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, उसके लिए कुछ रिश्वत देनी होगी। तो उन चारों में से एक लड़का बोला, जब तू अभी यहाँ हमारे पास है तो हम तेरी बहन के लिए रिश्वत क्यों दें? ये कहकर उस लड़के ने लिप्सा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। लिप्सा खुद को हौसला देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, मैं तो मिल जाऊंगी, लेकिन मेरी बहन, जो तुम सबने देख ही लिया है कि कितनी खूबसूरत है, वो नहीं मिलेगी। उनमें से दूसरा लड़का लिप्सा को घूरते हुए बोला, तो तुम अपनी बहन को बेचना चाहती हो? लिप्सा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो दूसरा लड़का बोला, 2 सेकंड पहले तक अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी और अब अपनी बहन का भाव सेट कर रही है, कितना चाहिए? लिप्सा बोली, 50 लाख। ये सुनते ही उन 4 में से 3 लड़कों की आंखें फटी रह गई। लेकिन वो चौथा लड़का जो अब तक लिप्सा के पास नहीं आया था, वो चुप रहा और लिप्सा को देखता रहा। लिप्सा भी उसे देख रही थी। ये लड़का दिखने में बहुत अमीर था। कुछ ही पल बाद वो बोला, डन। लिप्सा हैरान थी, लेकिन उसने ये अपने चेहरे पे जाहिर नहीं होने दिया। उस लड़के ने अपनी चेक बुक निकाली और 50 लाख का चेक काट के लिप्सा को दे दिया और बोला, बुलाओ अपनी बहन को। लिप्सा उस लड़के को देख के मुस्कुराई और बोली, श्योर।
और उसने तिया को कॉल लगाया। तिया ने कॉल उठाया तो लिप्सा रोने का नाटक करते हुए बोली, तिया प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो। तिया ने लिप्सा को रोते हुए सुना तो वो घबरा गई और उसने पूछा, क्या हुआ दी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? लिप्सा ने बुरी तरह से रोते हुए जवाब दिया, प्लीज़ जल्दी से नाइट क्लब बार आ जाओ, मुझे बचा लो तिया प्लीज़। तिया हड़बड़ा गई और बोली, मैं आ रही हूँ। यह सुनते ही लिप्सा ने फ़ोन काट दिया और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया और उसने उन लड़कों को देख के बोला, वो आ रही हैं। एक लिप्सा थी जो अपनी बहन की ज़िंदगी को अंधेरे में धकेल रही थी और एक तिया थी जो लिप्सा को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे नाइट बार क्लब आ रही थी। तिया लिप्सा को इसीलिए नहीं बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसकी बहन थी, बल्कि इसीलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसके पापा की बेटी थी। तिया नाइट क्लब बार रिक्शा लेकर पहुंची। तिया कई बार वहां आ चुकी थी क्योंकि अक्सर लिप्सा नशे में धुत रहती थी तो उसे वापस घर ले जाने के लिए तिया ही आती थी। वो अंदर गई, उसे लिप्सा दिखी तो उसे देख के हैरान हो गई। लिप्सा वहाँ एकदम नॉर्मल बैठी लोगों से बात कर रही थी। तिया लिप्सा के पास गई और उसने पूछा, दी आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप रो क्यों रही थी? तिया को देख के लिप्सा ने राहत की सांस ली। लिप्सा बोली, चलो बताती हूँ क्या हुआ है। लिप्सा उसे एक रूम में लेकर गई। वो प्राइवेट रूम था। अंदर जाकर उसने तिया को धक्का दे दिया और बाहर से रूम बंद कर दिया। तिया अंदर फर्श पर गिर गई। उसने अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, आज तो अपनी रात सच में हसीन होने वाली है। उन चारों की भयानक हंसी सुन के तिया के दिल और दिमाग में डर का तूफान उठने लगा और तिया दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच नहीं पाई। एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने पास ले आया। तिया खुद को छुड़ाने के लिए लाख मिन्नतें कर रही थी, पर उस लड़के ने उसकी एक न सुनी। वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। तिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, पर बार के शोर शराबे में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दी बचाओ, दी बचाओ, दी। तिया पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तभी एक लड़के ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और बोला, ज़्यादा चिल्ला मत, तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना, आज इस घमंड को तोड़ देंगे। एक लड़के ने तिया के कपड़े की बाजू फाड़ दी। तिया रोने लगी। उन लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। तिया का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था, उसकी हिम्मत टूट रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। चारों लड़के दरवाजे की तरफ देखने लगे। तिया ने भी देखा, उन्हें फर्श पर एक परछाई दिखाई दी। फिर उन्होंने सर उठाकर देखा, एक आदमी अंदर आ गया था। तिया के मन में एक उम्मीद जगी। वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज़ मुझे इन लोगों से बचा लो। उस कमरे की डिम लाइट में उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। बस इतना दिख रहा था कि उस आदमी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, एक वाइट शर्ट और साथ में ब्लैक टाई। उस आदमी ने तिया को देखा। तिया की हालत बहुत ख़राब थी। एक लड़का उस आदमी को धमकाते हुए बोला, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, इस लड़की को हम लोगों ने 50 लाख में ख़रीदा है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। तुम जानते नहीं हो मैं इस शहर के मेयर का बेटा हूँ, मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तिया रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? उस कमरे में उस आदमी की आवाज़ गूंजी। ये सुन तिया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। मेयर का लड़का बोला, तेरा टाइम हो गया हीरो, अब हमें अपनी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लेने दे। वो आदमी मुड़ के जाने लगा। वो चारों फिर से तिया की तरफ बढ़ने लगे। एक लड़का जिसने पहले से तिया के पैर पकड़ रखे थे, वो उसको देख के बहुत ही गंदी तरह से हंसता हुआ बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा बेबी, लेट्स एंजॉय। तिया डर के मारे बेहोश हो गई। तभी मेयर के बेटे को एक ज़बरदस्त किक पड़ी और वो 10 कदम दूर जाकर गिरा। उसके तीनों दोस्त उससे देखने लगे। वो हैरान रह गए और देखते ही देखते उस आदमी ने चारों लड़कों की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। उस आदमी ने अपना
कार्ड निकाला और उन अधमरे लड़कों के पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख दिए थे ना तुमने, इसके लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूँ, अपना इलाज करा लेना और इस रात को और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाना। तभी वहाँ 5 आदमी और आ गए। यह लोग इसी खतरनाक आदमी के लिए काम करते थे। उनमें से एक बोला, कोई तूफान आया है क्या? वो ऐसे बोल रहा था जैसे सोकर उठा हो और अब भी नींद में ही हो। वो लड़का उस आदमी का भाई था। उन लोगों ने तिया को देखा। उस आदमी ने अपना कोट उतारा और तिया को ढक दिया। उसका भाई बोला, भाई लगता है सीरियस मामला है, इस लड़की को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, इसको हमें साथ में ले चलते हैं, जब इसको होश आ जाएगा तो उसके घर छोड़ देंगे। वैसे आप उठाओगे कि मैं उठाऊं? वो आदमी बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसने तिया को अपनी बाहों में उठा लिया। वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर 4-5 लग्जरी मर्सिडीज़ खड़ी थी। एक आदमी ने उस काले सूट वाले के लिए एक मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोला और वो खतरनाक आदमी टिया को अपनी बाहों में लिए गाड़ी में बैठ गया और उसके आदमियों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देखते ही देखते गाड़ियों का काफिला धूल का गुब्बारा उड़ाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। इस काले सूट वाले के बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसके पलक झपकाने से ही रातों रात लोग गायब कर दिए जाते थे। कौन था ये काले सूट वाला और उसने तिया को क्यों बचाया? कोई मसीहा था या यह भी था कोई शैतान जिसके चंगुल में अब तिया फंस चुकी थी? क्या तिया अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म से बच पाएगी? क्या उसकी ज़िंदगी में भी खुशियों की सुबह होगी? देर रात मुंबई। वो अनजान आदमी टिया को अजीब नज़रों से देख रहा था, जो गाड़ी की सीट पर उसके बगल में बेहोश पड़ी थी। जैसे गाड़ियों का काफिला शहर के ट्रैफिक को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा था। ये आदमी एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। उस आदमी का एक अलग ही रुतबा था। वो शहर का सबसे अमीर इंसान था। उसका मेन बिजनेस वेपन्स बनाना और उन्हें बेचने का था। वो इंडिया गवर्नमेंट को अपने वेपन्स देता और विदेशों में भी उन्हें भारी कीमतों पर बेचता था। उसकी कंपनी के बनाए हुए वेपन की पूरी दुनिया में भारी मांग थी। विदेशी सरकारें उसकी कंपनी के बनाए हथियार को खरीदने के लिए कितना भी पैसा बहाने को तैयार थी। वेपन्स के अलावा उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी था। यही नहीं, उसके कहीं और अलग अलग बिजनेस थे। वो इतना रिच और पावरफुल आदमी था कि उसे राजा कहना गलत नहीं होगा। उस आदमी की गाड़ियों का काफिला एक आलीशान घर के पार्किंग लॉट में जाकर रुका। 33 साल का यह नौजवान बहुत हैंडसम और क्रिमिनल था। चाहे वो आम लड़की हो या फिर किसी अमीर घराने की बेटी, उस पर मरती थी। उसके नाम की दीवानगी हर लड़की के दिल में थी। हर कोई उससे शादी करना चाहती थी। पर इस आदमी के बारे में ये अफवाह थी कि उसे लड़कियां पसंद नहीं हैं, वो गे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं था। वो आदमी ही था, बस वो लड़कियों से दूर रहता था। बिजनेस की दुनिया में इस वेपन्स किंग को एक नया नाम मिला था, मौत का देवता। वो सच में मौत का देवता ही था। अगर उसका दिमाग फिर जाता तो वो सब कुछ रोन डालता। उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के खतरनाक वेपन्स और डिवाइस थे। मतलब वो एक हैकर भी था और इंडिया का वेपन्स किंग भी। वो था आर्यन ख़ानदान का बड़ा बेटा इहित आर्यन का बड़ा पोता अश्वथ इहित आर्यन। आर्यन ख़ानदान शहर का सबसे इज्जतदार ख़ानदान था। अश्वथ का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम आदित्य इहित आर्यन। आदित्य ईश्वतन से 8 साल छोटा था। उसके पास उनका मैनेजर प्रत्युष, पीए ओहस, सेक्रेटरी रचित और एक क्लोज फ्रेंड अभ्रम था और बाकी बॉडीगार्ड थे। अश्वथ के सभी साथी भी बहुत हैंडसम थे। अश्वथ और उसके साथ बाकी सब पार्किंग लॉट में गाड़ियों से उतरे। ये पार्किंग लॉट था अश्वथ आर्यन के घर, आर्यन की पैलेस का। अश्वथ ने बेहोश तिया को अपनी बाहों में उठा लिया और घर के अंदर जाने लगा। तभी आदित्य परेशान होते हुए बोला, भाई सोच लो, दादाजी इस लड़की को देखेंगे तो बहुत से सवाल करेंगे। उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि आप ऐसे ही बिना बताए इस हालत में एक लड़की को उठा ले आए हो। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा। अभ्रम बोला, तेरे दादाजी चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द शादी कर ले।
और तो इस लड़की को ऐसे। अश्वथ छोटा भाई सही कह रहा है, वो बवाल मचा देंगे। मैं नहीं आ रहा, मैं तो सीधे घर जा रहा हूँ। ये कहकर अब्रम भाग गया। अश्वथ बिना किसी बात पे ध्यान दिए तिया को लेकर घर के अंदर जा चुका था। अश्वथ के दादाजी शहर के सबसे इज्जतदार सख्त हित आर्यन का बस एक ही सपना था, वो मरने से पहले अपने पोते की औलाद देखना चाहते थे। पर अश्वथ शादी के लिए राजी ही नहीं था, और आज जब उसके सामने अश्वथ एक अनजान लड़की को लेकर घुसने वाला था तो घर पे बवाल तो होना ही था। दादाजी को अपने पोते की बहुत चिंता होती थी, इसीलिए वो हमेशा उनके घर आने का इंतज़ार करते थे, और आज भी वो लिविंग रूम में ही उनका वेट कर रहे थे। जब दादाजी ने अपने पोते को एक लड़की को बाहों में उठाए अंदर आते हुए देखा तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कभी अपने पोते को किसी लड़के के साथ नहीं देखा था। अश्वथ हमेशा लड़कियों से दूर रहता था। अश्वथ के पीछे बाकी लोग भी डरे डरे अंदर आए। आदित्य प्रत्युष के पीछे छिप रहा था, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। दरअसल बात ये थी कि आदित्य ने थोड़ी सी पी रखी थी, और अगर ये बात उसके दादाजी को पता चल जाती तो वो बहुत नाराज़ होते। दादाजी ने अपने पोते को देखा और पूछा, यह लड़की कौन है? इसे यहाँ क्यों लाए हो, और यह बेहोश क्यों है? आदित्य बोला, दादाजी मैं भाई को समझा ही रहा था, किस लड़की को लाना ठीक नहीं है, लेकिन भाई नहीं माने और ले आए इसको। भाई मैंने कहा था ना, दादाजी बहुत नाराज़ होंगे, अब भुगतो। अश्वथ ने नज़रें उठाकर अपने दादाजी की आंखों में देखा, और वो जवाब देने ही वाला था कि दादाजी ने आदित्य की बातों का दूसरा ही मतलब निकाल लिया, और वो थोड़े शरारती ढंग से अश्वथ से बोले, अच्छा तो चारवी से शादी ना करने की वजह ये लड़की है या कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर सभी शॉक्ड रह गए। अश्वथ शांति से बोला, हाँ। अश्वथ की हाँ सुनते ही आदित्य का दिमाग चकरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई करना क्या चाहता है, और उसे भी यही लगता था कि उसका भाई गे है। अश्वथ की बात सुन के सब लोग हैरान थे। दादाजी अब थोड़े प्यार से बोले, मुझे पहले ही बता सकते थे, इसे इतना छुपाने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम इस लड़की को पसंद करते हो तो तुम्हारी शादी इसी से होगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अमीर है कि नहीं, मुझे बस इसका अपना परपोता देखना है। आदित्य मन में सवालों का सैलाब आ गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है, और दादाजी को परपोता या परपोती देखना है। भाई करना क्या चाहते हो तुम? मुझे तो लगता है कि आप गए हो या फिर दादाजी को खुश करने के लिए ये सब कह रहे हो। मुझे अच्छे से पता है आप उस मेकअप की दुकान चारवी को पसंद नहीं करते, इवन किसी भी लड़की को नहीं करते। फिर अचानक इस लड़की में ऐसा क्या दिखा? भाई कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? इन सवालों से जूझते हुए उसकी नज़र किसी और पर पड़ी। वो लड़की जो उसके भाई की बाहों में बेहोश पड़ी थी। वो उसी समय बात बदलते हुए बोला, दादाजी मेरी भाभी प्यारी है ना? वो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। दादाजी का ध्यान अब तक अपने पोते पर था, लेकिन अब पहली बार उन्होंने तिया को ध्यान से देखा, जो अश्वथ की बाहों में किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। दादाजी ने तिया के चेहरे को देखा और बोले, बहुत प्यारी है, पर लगता है अश्वथ से बहुत छोटी है। अश्वथ के जवाब देने से पहले ही आदिल बोला, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल एज गैप कॉमन है। प्रियंका चोपड़ा को ही देख लो, अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी की है। वैसे ही भाई 33 के हैं, और शायद मेरी भाभी यही कोई 21, 22 या 23 की होगी। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए भाई पोता बहू लाए हैं। ये सुनकर दादाजी बोले, बात तो सही है, पर 21, 22, 23 का क्या मतलब है? क्या तुम्हें भी सही उम्र नहीं पता? आदित्य बोला, उम्र जानकर मैं क्या करूँगा? भाई से पूछ लो ना, उनको एग्जिट एज पता होगी। भाई ये सुनकर सब अश्वथ को देखने लगे। अश्वथ तिया को बाहों में लिए बिल्कुल शांत खड़ा था। उसी शांत भाव से उसने दादाजी से कहा, बहुत सवाल हैं आपके मन में, मैं जानता हूँ, सब जवाब दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये बेहोश हो गई है, तो बाद में बात करते हैं। दादाजी ने अश्वथ को देखा और बोले, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, हम कल बात करेंगे तुम्हारी शादी की। ये सुनकर आदित्य लड़खड़ा सा गया, लेकिन अश्वथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, और वो तिया को लेकर अंदर कमरे में चला गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए।
बस एक आदित्य अकेला लिविंग रूम में सुन खड़ा था। कमरे में जाकर अस्वथ ने अपने घर की एक सर्वेंट ईशना को इंटरकॉम किया और बोला कि ये लड़की जो मेरे रूम में है उसके कपड़े चेंज कर दो। ये कहकर अस्वथ अपने रूम से अटैच स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद ईशना अस्वथ की स्टडी में आई और थोड़ी परेशान थी। उसे परेशान देखकर अस्वथ ने पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी? तो ईशना हिचकिचाते हुए बोली, बिग बॉस, बात यह है कि, और आधे माथे पे ही चुप हो गई। अस्वथ, क्या हुआ? ईशना की आंखों में दर्द था। वो बोली, बिग बॉस, लगता है इस लड़की पर बहुत जुल्म बरसाया गया है। इसके पूरे शरीर पर ताज़ा जख्म हैं। ऐसा लगता है कि उसे 1-2 दिन पहले ही बेरहमी से पीटा गया है। अस्वथ को गुस्सा आने लगा और वो सीधा बेडरूम में आया और उसने देखा कि तिया के पेट के बल उल्टी लेटी हुई थी और उसका शरीर ब्लैंकेट से ढका हुआ है। अस्वथ ने ब्लैंकेट हटाकर सिर्फ तिया की पीठ को ही देखा। तिया की पीठ पे जख्म थे। अस्वथ को तिया की बाजू पर भी चोट के कई निशान दिखाई दिए। अस्वथ की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने कहा, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। रात बहुत हो चुकी थी। लेकिन आदित्य अभी भी लिविंग रूम में परेशान इधर उधर घूम रहा था। तभी उसने उनकी फैमिली डॉक्टर नैना को उनके घर आते देखा तो वो सोच में पड़ गया। डॉक्टर नैना आधी रात को आर्यन पैलेस में क्या कर रही हैं? इन्हें किसने बुलाया? उसने डॉक्टर का रास्ता रोक लिया और बोला, अरे डॉक्टर नैना, आप इतनी रात को यहाँ? डॉक्टर नैना बोली, आपके भाई ने इमरजेंसी में बुलाया है। ये सुन के आदित्य फिर से कंफ्यूज हो गया। आदित्य को उसके हैरान हाल में छोड़ के वो सीधे अस्वथ के रूम में चली गई। अस्वथ के रूम में घुसते ही वो हैरान हो गई। अस्वथ के बेडरूम में लड़की? इतने हैरानगी को जाहिर करते हुए वो बोली, क्या बात है, सबको लगता है कि आप गए हो। मुझे भी यही लगता था, पर आप तो। बीच में ही बात काटते हुए अस्वथ बोला, डॉक्टर नैना, मैंने आपको इलाज करने के लिए बुलाया है, मेरे गए होने या ना होने का पता लगाने के लिए नहीं। आप प्लीज़ अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये कहकर अस्वथ अपने बेडरूम से अटैच बार में चला गया। वहाँ जाकर वो वाइन पीने लगा। उसके दिमाग में एक नई प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। एक अच्छा आइडिया मिल गया था उसे चारवी सहाय से शादी ना करने का। चारवी सहाय से शादी ना करने की उसकी बहुत बड़ी वजह थी। चारवी जितनी अच्छी दिखती थी उतनी अच्छी थी नहीं और अस्वथ लोगों की नीयत को बहुत अच्छे से पहचान लेता था और चारवी भी उसकी नज़रों से नहीं बच पाई थी। पर चारवी ने उसके दादाजी का दिल जीत लिया था। तो चारवी से शादी ना करने की सिर्फ एक ही वजह थी जो उसके दादाजी को मंजूर होती थी कि वो किसी और से शादी करना चाहता है। उसने तिया की फ़ोटो क्लिक कर रखी थी और कुछ देर पहले ही अपने डिटेक्टिव विक्टर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था। तिया फ़िलहाल उसके लिए खुद को चारवी से बचाने वाली तलवार थी। आखिर क्या है ये खेल जिसमें तिया फंसती जा रही है? क्यों उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा रहा है अस्वथ? क्या होगा जब वो बेहोशी से जागेगी और कैसे बच के निकल पाएगी मासूम तिया शहर के सबसे बड़े आदमी के पंजों से? देर रात आर्यन पैलेस। अस्वथ खिड़की पे खड़ा बाहर काले आसमान को देख रहा था और सोच रहा था। उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था। हालांकि इस प्लान से तिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला था, पर उसकी ज़िंदगी एक झटके में हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक तरफ तो तिया के लिए अस्वथ एहित आर्यन एक मसीहा था जिसने उसकी इज्जत बचा ली थी, पर दूसरी तरफ अस्वथ किसी राक्षस से कम नहीं था। वो बहुत खतरनाक था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें पर्दों से छनती हुई तिया के चेहरे पर पड़ने लगी तो उसकी आंख खुली। उसने चारों तरफ देखा और जैसे उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो एक अनजान घर में है, वो घबरा के उठकर बैठ गई। उसने देखा कि उसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं, तो उसने खुद को जल्दी से ब्लैंकेट से ढक लिया। दरअसल उसके घावों पर दवाई लगाने के बाद उसे कपड़े नहीं पहनाए गए थे। तभी तिया की नज़र अस्वथ पर पड़ी और वो उसे देखते ही रह गई। उसने ज़िंदगी में इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। तिया उसे आंखें फाड़ कर देख रही थी। अस्वथ बेडरूम के सोफे पर बैठा अपने गोद में लैपटॉप लिए काम कर रहा था।
फिर एकदम से तिया को रात की वारदात याद आई और उसे अपनी हालत का एहसास हुआ। तो वो घबरा गई और उल्टा पुल्टा सोचने लगी, क्या जिसने मुझे बचाया था उसी ने उसका फ़ायदा भी उठाया था। अश्वथ का ध्यान अपने लैपटॉप पर से हटा और उसने देखा कि तिया जाग गई है। तो तुम उठ गई? वो लैपटॉप कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए बोला। तिया का चेहरा देखते ही वो समझ गया कि वो क्या सोच रही है। वो उठकर उसकी तरफ आने लगा तो तिया घबरा गई और उसने ब्लैंकेट कसकर पकड़ लिया और पीछे सरकने लगी। अश्वथ बेड के पास आया और बोला, तुम्हारे कपड़े मेरी मेड इश्ना ने चेंज कर दिए थे और तुम्हारे घावों पर दवाई लगाने के बाद तुम्हें कपड़े नहीं पहनाए गए थे। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तिया ने डरते हुए पूछा, क्या कल रात आपने मेरी जान बचाई थी? अश्वथ एकदम से बोला, तुम्हें क्या लगता है किसने बचाई होगी? तिया समझ गई और हिचकिचाते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर, अगर आप नहीं होते तो। तिया जज्बाती हो रही थी, लेकिन अश्वथ ने तिया की बात को बीच में ही काट दिया और सीधे सीधे बोला, तुम्हें बचाने के लिए मैंने उन लड़कों को 1 करोड़ रुपए दिए हैं। 1 करोड़, जानती हो ना कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तिया हैरान होकर उन्हें देखने लगी। अश्वथ अपना जाल फेंक चुका था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम अगर ज़िंदगी भर की भी कमाओगी तो भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगी। मैंने तुम्हें 1 करोड़ देकर बचाया है तो जाहिर सी बात है अब तुम मेरी चीज़ हो, और अगर तुम इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इसीलिए बता रहा हूँ कि लोग मुझे राक्षस बुलाते हैं। तिया डरकर सिर से पांव तक कांपने लगी। तिया सोचने लगी, 1 करोड़ के लिए तो 1000 भी बड़ी बात है, मेरे लिए तो 1000 भी बड़ी बात है। ये आदमी ठीक ही तो कह रहा है, मैं अगर ज़िंदगी भर भी कमाऊंगी तो भी 1 करोड़ इकट्ठे नहीं कर पाऊंगी। तभी अश्वथ उसकी आंखों के सामने चुटकी बजा उसे वापस होश में लाते हुए बोला, समझ में आया मैंने क्या कहा? तुम अब मेरी चीज़ हो, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे पता है तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे जीने और मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है, तो मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। कैसा काम? ये सब एकदम से तिया के मुंह से निकले। अश्वथ उसको घूरते हुए बोला, मेरा कर्ज है तुम पर, सवाल मैं करूँगा, तुम सिर्फ कहोगी हाँ, समझी? तिया डर गई और जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया, और वो कर भी क्या सकती थी, वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। अश्वथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और बोला, वेरी गुड, बाथरूम में जाओ और जाकर नहा लो, जाओ। तिया कंफ्यूज थी, डरी हुई थी। उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़कर ओढ़ा हुआ था। अश्वथ ने उसे घूरकर देखा और कहा, और इस बार थोड़े गुस्से में कहा, गो नाओ। तिया डरते डरते ब्लैंकेट को लपेटे हुए बिस्तर से उतरी। तभी एक झटके से अश्वथ ने अपने लंबे हाथ आगे बढ़ाए और तिया को अपनी बाहों में उठा लिया। घबराहट में तिया की सांसें ऊपर से नीचे होने लगी। अश्वथ सीधे उसे बाथरूम में ले गया और उसे जाकर बाथटब में लिटा दिया। तिया समझ नहीं पाई कि पिछले 10 सेकंड में हुआ क्या था। अश्वथ उसको बेशर्मों की तरह देख रहा था। उसने पूछा, खुद नहा लोगी या मैं हेल्प करूं? और ये कहकर उसने ब्लैंकेट का एक कोना पकड़ा। टिया बहुत ज़्यादा डर गई और उसने पूरी जान लगा के ब्लैंकेट को पकड़ लिया। वो रोने ही वाली थी कि अश्वथ ने ब्लैंकेट छोड़ दिया और कहा, कपड़े वहाँ रखे हैं और तुम्हारी ज़रूरत की बाकी सारा सामान है, तुम्हारे हिसाब से हीटर में पानी भी गर्म है। तिया थोड़ी सी शांत हुई तो उसने चारों तरफ देखा। उस साफ आलीशान कॉस्ट्यूम मेड बाथरूम को देख के वो हैरान थी। आधे घंटे बाद जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो तिया नहा तैयार होकर बाहर आई। अश्वथ कमरे में बैठा तिया के बारे में वो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था जो विक्टर ने भेजी थी। उसने नज़रें उठाकर तिया बाथरूम के दरवाजे पे खड़ी थी। अश्वथ ने पहले उसके लिए कंफर्टेबल कपड़े रखवा दिए थे जिससे उसके घाव को प्रॉब्लम ना हो। तिया उन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वथ बोला, वहाँ क्यों खड़ी हो? तिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अश्वथ उसे घूरते हुए बोला, मुझे पता है तुम गूंगी नहीं हो, नाटक करना बंद करो। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो गूंगे बहरे की तरह बिहेव करते हैं। तिया डर गई और धीरे से आगे बढ़ने लगी। अश्वथ उसकी कछुए की सी चाल देखकर इरिटेट हुआ
और बोला, अगर ऐसे ही चलोगी तो मेरे पास पहुंचने में तुम्हें 4 साल लगेंगे। तिया जल्दी से अश्वत्थ के सामने आके किसी आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अश्वत्थ उसका टीचर है जो उसे इंट्रोडक्शन दे रहा हो। अश्वत्थ ने उसे सिर से पाँव तक देखा और बोला, भूख लगी है? तिया ने कुछ नहीं बोला। अश्वत्थ समझ गया कि तिया बहुत ही सकुचाई लड़की है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी। लैपटॉप एक तरफ रखे वो खड़ा हो गया और तिया की तरफ बढ़ने लगा। तिया को पहली बार यह एहसास हुआ कि अश्वत्थ उसे बहुत ज़्यादा लंबा था और उसके सामने वो एक चुहिया की तरह लग रही थी। वैसे तिया की हाइट भी अच्छी थी, पर वो सिर्फ अश्वत्थ के सीने तक ही पहुंच रही थी। तभी अश्वत्थ ने कहा, अब अच्छी लड़की की तरह मुझे फॉलो करो। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। तिया भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों डाइनिंग हॉल में आए, जहाँ पर उसके दादाजी, उसका भाई, उसका मैनेजर, सेक्रेटरी और शेफ बॉडीगार्ड ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे। अश्वत्थ और तिया को आते देखकर आदित्य एक्साइट हो गया और बोला, दादाजी लो, मेरे भाई और भाभी आ गए। दादाजी ने अपने पोते और तिया को देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अश्वत्थ ने डाइनिंग टेबल पर सबको देखा और आके अपनी चेयर पर बैठ गया, पर तिया खड़ी रही। ये देखकर दादाजी को बड़ा अटपटा लगा और वो तिया से बोले, अरे बेटा डरो मत, बैठो। फिर उन्होंने अश्वत्थ को देखा तो उसे टोकते हुए कहा, तुम खुद आकर बैठ गए, पहले उसे बिठाओ। अश्वत्थ अपनी होने वाली बीवी के साथ ऐसा कौन करता है? आदित्य बोला, भाई ऐसे कौन करता है? तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हक्की बक्की डरी शहमी सबको देख रही थी। वो सोचने लगी कि कहीं वो किसी तरह के नॉर्मल वर्ड में तो नहीं पहुंच गई। अश्वत्थ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने तिया को देखा और बोला, बैठ जाओ। तिया अब भी वैसे ही जड़ खड़ी थी। तभी अश्वत्थ ने तिया का हाथ पकड़ा और उसे चेयर पर अपने पास बिठा लिया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया। इतना हेल्थी और शाही ब्रेकफास्ट स्प्रेड तिया ने पहली बार देखा था। उसे बहुत भूख लगी थी, पर वो खाने में संकोच रही थी। दादाजी बोले, बेटा शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। तिया चुपचाप दादाजी की बात सुनती रही, पर उसकी खाने को छूने की हिम्मत नहीं हुई। दादाजी ने उसने पूछा, क्या तुम ठीक से खाती पीती नहीं हो? इतनी दुबली पतली हो, फिर एक भी फूंक में उठ जाओगी। ये सुनते ही आदित्य को शरारत सूझी और खाना छोड़कर उसने तिया को फूंक मारी। टेबल पर बैठे सभी सदस्य उसकी इस हरकत से हैरान थे। तिया को भी ये बड़ा अजीब लगा। आदित्य हंसते हुए बोला, दादाजी आप तो कह रहे थे कि उड़ जाएगी, पर ये तो यहीं पर हैं। आपका लॉजिक गलत निकला। भले ही मेरी भाभी दुबली पतली हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें कोई भी एक फूंक में उड़ा देगा। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। तभी अश्वत्थ ने तिया से कहा, खाना खाओ अच्छे से। उसने जानबूझकर सर्वेंट से तिया को ज़्यादा ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा था, ताकि तिया पेट भर के खा सके। तिया धीरे धीरे खाने लगी। ब्रेकफास्ट सच में हेल्दी और टेस्टी था। खाते हुए तिया की नज़र आदित्य पर पड़ी, जो बड़े अजीब तरीके से खाना खा रहा था, और एकदम से उसकी हंसी छूट गई। सब उसे ही देखने लगे। तिया हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। फिर सबने आदित्य को देखा, जो बस खाए जा रहा था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, बस वो और उसका ब्रेकफास्ट। दादाजी और अश्वत्थ को छोड़कर सब हंसने लगे। फिर आदित्य ने सबको हंसता हुआ देखा और बोला, ऐसे क्या हंस रहे हो? कोई जोकर देख लिया क्या? तो प्रत्युष अपना पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से बोला, ओ माय गॉड आदि, तुम ऐसा खाना खाते हो, सो फनी। आदित्य बोला, इसमें फ़नी क्या है? ये तो मेरा स्टाइल है। फ़िलहाल तो वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। ये किस अजीब परिवार में फंस गई थी तिया। क्या चाहता था अश्वत्थ तिया से? कल तक कॉलेज जाने वाली तिया की शादी की बातें शुरू हो गई थी, वो भी मौत के देवता के साथ। क्या होगा तिया की मासूम ज़िंदगी का आने वाला कल, जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद। कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।